तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरा मैं 70 नंबर बिल्कुल सॉल्यूशन कराने वाला हूं, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में हिंदी के प्रश्न जो पूछे जाएंगे। ठीक है, 30% सिलेबस कट करके यह मैं आप लोगों का 70 नंबर पूरा का पूरा बनाया हूँ। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर ये वीडियो देख लेते हैं 100% 70 में से 60 या 65 मार्क्स 100% करके आएंगे, मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है और वीडियो को शेयर भी करना है। ठीक है, वीडियो को अपने फ्रेंड यहाँ शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ये वीडियो पहुँच पाए और वो भी अच्छा से मार्क्स ला पाए और पास हो पाए। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाई है। ठीक है, तो एक लाइक करके फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये सारे प्रश्न तैयार करके आपको जाना है। ये सभी 30% जो कट हो गया है, जो बचा है, उसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से, प्रश्न नंबर पहला कि रीतिकाल के दो प्रमुख कवियों तथा उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल के दो प्रमुख कवि का नाम पूछा है और उनकी रचनाओं का नाम पूछा है। तो दो पूछा है तो हमने 3 लिखा है, कि ताकि आप आसानी से याद कर पाएँ। ठीक है, 3 में से कोई याद रहेगा तो बता देंगे आप। ठीक है, तो यहाँ हमसे 2 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचना का नाम पूछा है। तो पहला है केशवदास जी, और केशवदास जी की जो महत्वपूर्ण उनकी रचना है वो रामचंद्रिका है और एक कवि प्रिया है। ठीक है, दूसरा है भूषण जी। भूषण जी के जो प्रमुख रचना है वो छत्रसाल, दशक, शिवराज भूषण, ये उनके प्रमुख क्या है, रचनाएं हैं। तीसरे कवि हैं मतीराम। अब मतीराम जो कवि हैं उनके रचना है रसराज, मतीराम, सतसई। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न यहाँ पे तैयार होता हुआ। तो आई होप आपको ये सारे प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। 3 लिख लीजिएगा, तीनों याद कर लीजिएगा, और एग्जाम में 2 ही आपको लिखना है। ठीक है, क्योंकि 2 प्रमुख कवि तथा उनका रचना का नाम पूछा और 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर पहला में आई होप अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये प्रश्न है। और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। और जैसा कि देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाओं के नाम लिखिए। अब यहाँ पूछा है कि छायावादी युग के 2 कवि के नाम लिखना है और उन्हें उनके 2-2 रचनाओं के नाम लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, हर साल छायावादी युग के कवि के नाम पूछता है और उनके रचना का नाम पूछता है, और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो छायावादी युग के 2 कवि, तो हमने 3 कवि लिखा है, ताकि आप बढ़िया से तैयारी कर पाएँ। तो पहले हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ये छायावादी युग के कवि हैं, और इनके जो रचना है वो कमायनी और आंसू है। ठीक है, 2 रचना पूछा ना, कमायनी और आंसू लिख दीजिएगा। ठीक है, दूसरा है महादेवी वर्मा जी, जो छायावादी युग के कवि हैं, और उनके रचना है यामा और दीपशिखा। क्या है, यामा और दीपशिखा है। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, और उनकी रचना है लोकायतन। तो जैसा कि देखा आपने, हमने 3 छायावादी युग के कवि का नाम बताया और उनके रचना का नाम बताया। ठीक है, और अच्छे तरीके से नोट करके और इन्हें याद कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप प्रश्न नंबर दूसरा भी अच्छे तरीके से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, कि प्रयोगवादी युग का किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। प्रयोगवादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का नाम लिखना है आप लोगों को, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। प्रयोगवादी युग के 2 प्रवृत्ति, तो हमने 3 प्रवृत्ति लिखा है। ठीक है, पहला घोर अहम निष्ठा व एकतकता। ठीक है, और दूसरा है विद्रोह का स्वर, तीसरा है लघु मानव की प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं, सीरियल बाय सीरियल हमने तीनों लिख दिया प्रयोगवादी युग की प्रवृत्तियाँ, और इसे अच्छे से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे साथ बोलिए, चलिए। घोर अहम निष्ठा वेकता, विद्रोह का स्वर, और तीसरा लघु मानव का प्रतिष्ठा, ये 3 प्रयोगवादी युग की प्रवृत्तियाँ हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर तीसरा भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर तीसरा अच्छे तरीके से क्लियर हो गया, तो प्रश्न नंबर चौथे की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर चौथा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर चौथा है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों तथा उनकी एक-एक रचना का नाम लिखना है।
कौन से युग? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के दो प्रमुख कवि के नाम लिखना है और उनके एक एक रचना का नाम लिखना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं उत्तर में कैसे लिखना हमें पड़ेगा। तो पहला आ जाते हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ये लोग जो हैं वो द्विवेदी युग के कवि हैं, ठीक है। तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं और इनकी रचना है साकेत और यशोधरा, ठीक है। साकेत और यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की क्या है? रचना है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। दूसरे क्या हैं द्विवेदी युग के कवि? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो है प्रिय प्रवास और रस कलश। क्या है? रस कलश है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी इसे नोट करके याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न नंबर चौथा है और प्रश्न नंबर चौथा आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर चौथा क्लियर हो गया है तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 5वें की तरफ। अब प्रश्न नंबर 5वां जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है कि रीतिकाल की प्रमुख दो प्रवृत्तियां का उल्लेख कीजिए। अब बताना है आपको कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, ठीक है। और जैसा कि देख पा रहे हैं हमने 3 प्रवृत्तियां लिखा है, अब पूछा हमसे 2 ही है ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता। रीतिकाल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियां पूछा है जिसमें से पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा लिख दीजिएगा मुक्तक काव्य की प्रमुखता और तीसरा है रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, ठीक है। तो यहाँ 3 प्रवृत्तियां हमने लिख दिया है रीतिकाल के और जो मन करे वो याद कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में आपको 2 ही लिखना होगा, ठीक है। चलिए 3 भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन 1 नहीं लिखना है आपको। 2 से ज़्यादा हो सके लेकिन 1 नहीं लिखना है, ठीक है। कम से कम 2 तो लिखना ही पड़ेगा, जो बोला है वो 2, तभी तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये प्रश्न नंबर 5वां है। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? चलिए अब प्रश्न नंबर 6वें की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6वां है कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखिए। जैसे एग्जाम में देखिए कभी कभी 4 प्रमुख कवियों का नाम पूछ लेता है ना, तो भक्ति काल की 1 प्रमुख चाहे 2 कवियों का नाम पूछता है, तो हमने 4 बता दिया है ताकि एक ही बार में आप अच्छे से याद कर पाएँ, ठीक है। क्या बोला है? भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम बोला है। तो भक्ति काल के देखिए कबीरदास जो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, सूरदास और तुलसीदास, ये सभी लोग जो हैं भक्ति काल के कवि हैं। तो देखिए कबीरदास पहले नंबर पे हैं और इनका जो रचना है वो बीजक है। कबीरदास का महत्वपूर्ण रचना बीजक, याद कर लीजिएगा। दूसरे नंबर पे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और उनकी प्रमुख रचना जो है पद्मावत है। क्या है? पद्मावत। और तीसरे नंबर पे सूरदास जी आ जाते हैं जिनकी प्रमुख रचना है सूरसागर। क्या है? सूरसागर है। और चौथे नंबर पे तुलसीदास जी, और तुलसीदास का प्रमुख रचना आप जानते भी हैं श्री रामचरितमानस, ठीक है। तो ये 4 महत्वपूर्ण भक्ति काल के क्या थे? कवि थे लोग, और उनके रचना भी हमने सामने लिख रखा है ताकि आप बढ़िया से पढ़ पाएँ। तो ये प्रश्न नंबर 6 है, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 में तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। और हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, आप प्रश्न नंबर 7 की तरफ। और जैसा कि देख पा रहे हैं आप प्रश्न नंबर 7 क्या है कि प्रेमचंद्र के 4 उपन्यासों के नाम लिखिए। मुंशी प्रेमचंद्र जी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना होती है उपन्यास। तो प्रेमचंद्र के 4 उपन्यास बताना जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका: गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला। कभी कभी तो गोदान देकर पूछ लेता है गोदान किनकी उपन्यास है, तो प्रेमचंद्र की दी। कभी कभी सबन गबन दे देता है, कभी कभी सेवा सदन, कभी कभी निर्मला, अलग अलग देकर कहता है कि यह उपन्यास किनकी है, तो किनकी है? प्रेमचंद्र की। चारों की चारों उपन्यास किनकी है? प्रेमचंद्र जी की है। और ये चारों याद भी होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया और नो डाउट आपको होना चाहिए प्रश्न नंबर 7वें में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेडिंग क्या लिखा है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित लेखक और उनकी रचनाएं। हमारे जो पुस्तक में जितने भी लेखक हैं सभी लेखकों का नाम और उनके महत्वपूर्ण रचनाएं एक ही साथ में लिख दिया हूं कि ताकि कहीं भी ढूंढने की जरूरत ना पड़े। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है हमारे लेखकों की हमने सामने लिख चुका है। देखिए जैसा पहले रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल के जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है मैंने सब उनके सामने लिख रखा है। जैसे रामचंद्र शुक्ल जी, उनकी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विधि, आकाशदीप पुरस्कार, ये जो आपको रचना दिखाई दे रहे हैं सबसे हाईलाइटेड रचना है जो कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल की यह महत्वपूर्ण रचना है, आपको याद होनी चाहिए। चिंतामणि, रस मीमांसा, विचार विधि, आकाशदीप पुरस्कार,
ठीक है। इसी तरह हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी में जो दूसरे नंबर पे जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका भी हमने महत्वपूर्ण रचना लिखा है यहाँ पे। तो जयशंकर प्रसाद की जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है, तो इंद्रजाल है, कंकाल है, तितली है, कामायनी है, स्कंद गुप्त है, अजात शत्रु है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है और एक घूट। ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा पूछे गए वह उनका रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसी में से आएगा, इससे बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद के मैंने महत्वपूर्ण रचना यहाँ पे लिख रखा है। क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए फिर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मैंने महत्वपूर्ण रचना सब कुछ लिख रखा है यहाँ पे अच्छे तरीके से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो महत्वपूर्ण रचना क्या क्या है, एक तो साहित्य, दूसरा मेरी यूरोप यात्रा, और तीसरा मेरी आत्मकथा, और चौथा भारतीय शिक्षा, और पांचवा शिक्षा और संस्कृति, और छठवां गांधी जी की देन। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की महत्वपूर्ण क्या है, रचना है, जो कि हमने लिखा है, और अच्छे तरीके से इसे नोट करके और याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर हो गया। चौथे नंबर पे आ जाते हैं भगवत शरण उपाध्याय जी, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनका भी महत्वपूर्ण रचना बहुत बार पूछा गया है। भगवत शरण उपाध्याय जी के जो महत्वपूर्ण रचना है वो यहाँ हमने लिखा है। खून के छींटे, साहित्य और कला, कलकत्ता से पिकिंग, सागर की लहरों पर, ठूठायाम, और मंदिर और भवन। यह महत्वपूर्ण रचनाएं सब किनकी है, भागवत शरण उपाध्याय जी के महत्वपूर्ण रचना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जितने भी लेखक थे और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, हमने सभी लेखकों का नाम और उनके सामने जितने भी उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं सब हमने लिख रखा है, और इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये किनका था, लेखक का, लेखक और उनकी रचनाएं। अब हम देखने वाले हैं क्या कि कवि जी का। हमारे जो किताब में देखिए लिखा है ना, पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि और उनकी रचनाएं। हमारे किताब में जितने लोग कवि हैं और उनके महत्वपूर्ण रचनाएं, उनकी लिस्ट आपको एक ही बार में मिल जाएगी, क्योंकि कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमने बोला है कि 70 नंबर क्लियर कराऊंगा तो क्लियर कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक आप लोगों के लिए, इससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए देख लीजिए। पहले जो हमारे कवि हैं वह है सूरदास जी। क्या है, सूरदास जी। जैसा कि देख पा रहे हैं, सूरदास जी के सामने हमने उनके महत्वपूर्ण जितनी भी रचनाएं हैं सब लिख रखा है। तो सूरदास जी के प्रमुख जो रचना है वो सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी, यह महत्वपूर्ण सूरदास के रचनाएं हैं। दूसरा गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और गोस्वामी तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो श्री रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और प्रेम वाटिका। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रचनाएं हैं। किनकी, तो कवि की, वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी की। क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं रसखान। रसखान के महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो हैं सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। ये दोनों महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, रसखान के। और चौथे नंबर पे आ जाते हैं बिहारी जी। बिहारी जी कवि हैं, और इनका महत्वपूर्ण एक ही रचना जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहारी सतसई, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो बिहारी सतसई किनकी रचना है, तो बिहारी जी की है। ठीक है, तो चौथा क्लियर हो गया। पाँचवें नंबर पे आ जाते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अब सुमित्रा नंदन पंत जी के महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, पहला पल्लव, दूसरा युगांत, तीसरा लोकायतन, और चौथा ग्रंथि, और इसके बाद चिदम्बरा, फिर युगपथ। ये सुमित्रानंद पंत की महत्वपूर्ण क्या है, रचना है, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद छठवें नंबर पर महादेवी वर्मा जी आ जाती हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा। अब देखिए इनका महत्वपूर्ण जो रचना है, निर्जा, अग्निरेखा, सांध्य गीत, दीप शिखा, रश्मि, जो लिखा हूँ सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है सब रचना। ठीक है, महादेवी वर्मा का। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को प्रश्न नंबर 6 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, अरे सॉरी प्रश्न नंबर 7 कह रहा हूँ। 7वें नंबर पे जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी के महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं वो पथिक, मिलन, गाम्य गीत, कविता कौमुदी, यह जो इनकी रचना है सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, राम नरेश त्रिपाठी जी का, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब 8वें नंबर के जो कवि हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माखन लाल चतुर्वेदी जी। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है वह है, देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिम किरीटिनी और हिम तरंग गिरी।
और माता, ये तीनों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये किन की रचनाएं हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। कौन कौन? हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी और माता। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर 9वें पे आ जाते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, दो ही हैं सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, एक मुकुल और दूसरा त्रिधरा। ठीक है, मुकुल और त्रिधारा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक। अब प्रश्न 10वें नंबर पे जो कवि हैं, लास्ट हैं, मैथिली शरण गुप्त जी। और मैथिली शरण गुप्त जी की जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, कौन कौन? साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जयद्रथ वध और पंचवटी। ये जो मैं रचना यहाँ पे लिखा हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपने देख लिया कि हमारे किताब में जितने कवि थे सभी कवियों का नाम और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हमने लिख दिया है, कि ताकि कहीं भी ढूंढने की, कहीं भी पढ़ने की जरूरत न पड़े, आप ये कई बार में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएँ। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश और महत्वपूर्ण पद्यांश, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपने देख लिया है, यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये गद्यांश में बता रहा हूँ। ठीक है, कौन सा गद्यांश? बहुत ही ज़्यादा देखिए लिखा हूँ, बार बार बोर्ड में आने वाला प्रश्न है ये। ठीक है, ये आपको जो मैं दे रहा हूँ गद्यांश, इसको किसी कीमत पे आपको तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अब ये क्या है कि देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इतना आप लोगों का क्या है गद्यांश, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गद्यांश आपको तैयार करके जाना है, नोट कर लीजिए। वीडियो को देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए और आराम से जितने क्वेश्चन मैंने बताया सब नोट करके याद कर लीजिए। देखिए प्रश्न देखिए, 2011, 13, 15, 17, 19, 20 में पूछा गया है। 21 में तो प्रमोशन हुआ, 2022 में भी ये प्रश्न आने वाले हैं। और देखिए इसमें नीचे प्रश्न क्या दिया है, क्या किन किन चीज़ों का उत्तर हमें देना है इस गद्यांश में। तो प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, मतलब कि संदर्भ लिखना है इसका। फिर दूसरे नंबर पर रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, जितने नीचे अक्षरों के यहाँ पे अंडरलाइन हमने किया है सबका व्याख्या लिखना है। फिर 100 नंबर पे 3 पॉइंट आपको लिखना है। 100 नंबर पे 3 पॉइंट। क्या? पहला पॉइंट कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, और फिर दूसरा अच्छी संगति से होने वाले लाभों का उदाहरण देकर समझाइए, और तीसरा कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो इतना जवाब हमको देना है इस गद्यांश में। सबसे पहले इस गद्यांश में हमें देना है जवाब कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। मतलब सबसे पहले हमें इस जो गद्यांश का क्या लिखना पड़ेगा, संदर्भ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए संदर्भ देख लेते हैं कि संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि देख लिया आपने, हेडिंग अच्छे से आपको ब्लैक पेन से संदर्भ हेडिंग डालना है और लिखना क्या है संदर्भ में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखिए मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है और इनके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनको ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड कर देना है आपको। ठीक है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इनके जो लेखक हैं कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ ना, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमको संदर्भ ही लिखना था। देखिए मैं दिखा देता हूँ। देखिए प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, उसी को बोलते हैं संदर्भ। संदर्भ क्लियर हो गया ना। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो आपको जितने यहाँ पे हमने रेखांकित किया है, यहाँ तो पूरा का पूरा गद्यांश ही रेखांकित अंशों का है और पूरा का पूरा हमें क्या करना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा। और देखिए व्याख्या किस प्रकार की जाती है, यहाँ पे हेडिंग आपको डालना है व्याख्या और फिर लिखना है। ठीक है, तो देखिए व्याख्या में क्या है, पैसेज को 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, फिर देखिए व्याख्या मैं बता रहा हूँ। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है।
कह रहा है कि जिस प्रकार बुखार हमें नुकसान देता है उसी प्रकार बुरी संगति भी हमें क्या करती है, नुकसान की ओर ले चलती है, नुकसान देती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। कह रहा है कि कभी कभी जो बुखार होता है, ठीक है, कोई भी आदमी बुखार से पीड़ित हो जाता है तो उस बुखार होता है हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। कभी कभी तो इतना हाई टेम्परेचर में बुखार आ जाता है कि कभी कभी प्राण भी ले लेता है वो बुखार। तो जिस प्रकार बुखार इतना नुकसानदेह होता है उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार और मन तथा बुद्धि को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यह शुक्ल जी कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना आप लोगों को, अर्थ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए फिर क्या कहते हैं शुक्ल जी कि मानव जीवन में युग अवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। मानव जीवन में जो युवा लोग होते हैं, युवा अवस्था जो हम लोग की होती है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है और कुसंग गति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रकृति को उसी तरह रोक लेती है जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारी युवा अवस्था होती है वो क्या करती है, कुसंग गति किसी युवा मनुष्य की सारी प्रवृत्ति को क्या कर देता है, रोक देता है और उसे इस प्रकार बांधे हुए रखता है कि वह मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। और कवि जी उसी को तुलना कर रहे हैं कि जिस तरह पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता है उसी प्रकार बुरी संगति भी हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती है। फिर कह रहे हैं कि वरन प्राय उसे गिरा देता है। ठीक है, जैसे आपके पैर में पत्थर बांध दिया जाए और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप गिर ही जाएंगे, ठीक है, लेकिन पत्थर हिलेगा नहीं वहाँ से। इसी तरह बुरी संगति में क्या होता है कि आप आगे जब बढ़ते हैं तो आपको क्या करता है, वो गिरा देता है, व्यक्ति अपनी बुरी रास्ताओं में लेकर चला जाता है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। इसी प्रकार कुसंग गति में लिप्त मनुष्य का तपन होना लगता है और वह दिन प्रतिदिन पतन के मार्ग पर अग्रसर होता रहता है। सही बात है, बुरी संगति मिलेगा तो दिन पे दिन पतन ही होगा और बुरी संगति के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर देगा। फिर देखिए लिखा है, इसके विपरीत अच्छी संगति हमारे लिए एक ऐसा सुदृढ़ बाय अर्थात सहारा होती है जो हमें गिरने नहीं देती है। कवि जी कह रहे हैं कि अगर बुरी संगति न मिलकर कोई अच्छी संगति मिल जाए तो उतना ही लाभदायक होता है, वो हमें कभी अपने जीवन में गिरने नहीं देगा, हमेशा आगे बढ़ने की मदद करेगा, अपितु उन्नति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ाती है। कह रहे हैं कवि जी कि अगर अच्छी संगति रहेगी तो हमेशा आपकी उन्नति के पथ को क्या करेगी, निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी और जीवन को शुद्ध, सात्विक तथा उन्नत बनाती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यह सब क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक सभी व्याख्या है उस गद्यांश का। ठीक है, हमने बहुत अच्छे तरीके से लिख रखा है और समझाने की पूरी हमने कोशिश किया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि 2 प्रश्नों का उत्तर हमने बहुत आसानी से दे पाया है। और पहला प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम और दूसरा रेखांकित अंशों की व्याख्या। बच गया स में आपका 3 पॉइंट है। स में कितना पॉइंट है, 3 पॉइंट। तो आइए तीनों पॉइंटों को देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स में पहला पॉइंट मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहला पॉइंट ये पूछा था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए आइए जान लेते हैं कि युवा पुरुष संगति के बारे में क्या कहा गया है। तो स का पहला लिखा है कि युवा पुरुष की बुरी संगति उसे अवनति के गड्ढे में प्रतिदिन गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो वह उसे निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर करेगी। बिल्कुल सही बात है, अगर युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो हमेशा प्रतिदिन दिन पे दिन आपको क्या करेगी, गड्ढे की तरफ गिराती जाएगी और यदि अच्छी होगी तो उसे निरंतर उन्नति की ओर क्या करेगी, अग्रसर करेगी। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर प्रश्न पूछ रहा है दूसरा वाला कि अच्छी संगति से होने वाले लाभों का उदाहरण देकर समझाइए। कि अगर अच्छी संगति है तो उससे होने वाले लाभों को उदाहरण के तौर पर हमें समझाने की कोशिश करना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह के समान होती है जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली क्या होती है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अच्छी संगति क्या होती है, सहारा देने वाली बाह के समान होती है जो व्यक्ति को क्या करती है, जीवन के रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने में मदद करती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा था कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो ये जान लेते हैं कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो कुसंग का प्रभाव जो बहुत क्या होता है, भयानक होता है। कुसंग का प्रभाव बहुत ही क्या होता है, भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है।
कुसंग का प्रभाव बहुत ही भयानक होता है। यह मनुष्य के नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्या कर देता है, क्षय करता रहता है। उसकी बुद्धि को भी क्या करता है, नष्ट करता रहता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह स का क्या है, तीसरा। और यहाँ पे आप लोगों का महत्वपूर्ण गद्यांश क्या हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इस गद्यांश को तो आपको किसी कीमत पे तैयार करके ही जाना है। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पद्यांश भी आता है। अब हम देखने वाले हैं कि कौन सा महत्वपूर्ण पद्यांश 2022 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश जो मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। महत्वपूर्ण पद्यांश वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए 16 में, 17 में, 18 में, 20 में, ठीक है, 22 में भी आने का सबसे ज़्यादा चांस है। यह है कि बुरो बुराई जो तजे तो चीतू खरो डरातू जेवो निकलंकु मयंकु लखी गैने लोक उत्पातु। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पद्यांश है, ठीक है। अब इस पद्यांश में सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक प्रसंग लिखना पड़ेगा और इसके बाद व्याख्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। दो चीज़ें लिखनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रसंग। तो प्रसंग में देखिए किस प्रकार लिखना है। प्रसंग हेडिंग डाल दीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के भक्ति शीर्षक, किसके, भक्ति शीर्षक से क्या है, उद्धृत है। यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है। तो यह आपको किस में लिख देना, प्रसंग में। क्लियर हो गया ना। भक्ति शीर्षक से उद्धृत है और यह बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई से क्या किया गया है, लिया गया है। ये तो प्रसंग है। अब ये जो महत्वपूर्ण पद्यांश है यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, इसी की व्याख्या करना है। तो ये देख लेते हैं कवि किस प्रकार इनकी व्याख्या किए हैं। तो हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से, व्याख्या, और लिखिए कि कविवर बिहारी का कथन है। कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि यदि दुष्ट व्यक्ति सहसा अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छा व्यवहार करने लगे तो उससे चित्त अधिक भयभीत होने लगता है। कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा दुष्ट है, वो अचानक अपनी दुष्टता छोड़कर अच्छी व्यवहार में होने लगे तो समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा घातक होगा। कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि चित्त अधिक भयभीत क्या होने लगता है, कोई भी व्यक्ति अधिक भयभीत होने लगता है कि भाई ऐसा कैसा हो गया। अगर आप ही का मित्र कोई है, बहुत ही ज़्यादा बदमाश था, बहुत ही ज़्यादा बुरा था, अचानक वो एकदम शरीफ बन जाए तो आप तो डरने लगेंगे, भाई क्या बात है कि इस तरह होने लगा। तो देखिए उन्हीं की व्याख्या कर रहे हैं। जैसे चंद्रमा को कलंक रहित देखकर लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी असंभव है। कवि चंद्रमा की तुलना कर रहे हैं कि चंद्रमा जैसे कलंक रहित कलंक हो जाता है, मतलब तब वो काला, पूरा काला का काला हो जाता है चंद्रमा, तो उस समय लोग अमंगल सूचक मानने लगते हैं, ठीक है। तो वही कवि जी कह रहे हैं कि तात्पर्य है कि जिस प्रकार चंद्रमा का कलंक रहित होना क्या असंभव है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति का एकाएक दुष्टता त्यागना भी क्या है, असंभव है। अगर कोई व्यक्ति एकाएक दुष्टता को त्याग दे रहा है तो आप उसे सजग हो जाइए, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा दुष्टता फिर करने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कवि जी दर्शाए हैं हमारे इस पद्यांश में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये सारे पद्यांश जो हमने डिस्कस किया है वाला क्लियर हो गया होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ से गद्यांश पद्यांश हमने बता दिया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब ग्रामर की तरफ अग्रसर होते हैं। अब हमने देखने वाले हैं बहुत सारे उपसर्ग देखने वाले हैं, प्रत्यय देखने वाले हैं, परिवाची शब्द देखने वाले हैं, तत्सम रूप समास सब कुछ देखने वाले हैं, ठीक है, ताकि 70 नंबर अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए आप लोगों का। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट IMP हम कराने वाले हैं आप लोगों को क्या, उपसर्ग, ठीक है। क्या उपसर्ग, इस उपसर्गों को तैयार कर लेते हैं, 3 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 3 नंबर के लिए उपसर्ग पूछा जाता है, ठीक है। बस इसी उपसर्ग को आपको तैयार करके जाना है। जैसे देख रहे हैं, पहला है अ और अन। अ और अन का उपसर्ग क्या होगा, अज्ञान, अकाल, अमोल, अनपढ़, अनजान, ठीक है, अनमोल। ए अ और अन का क्या उपसर्ग है। इसी तरह उप का जो उपसर्ग होगा, उप से उपनाम, उपमंत्री, उपकार। इसी तरह स से सहपाठी, सहयोग, सहकारी। फिर अनु का उपसर्ग अनुभाव, अनुभव, अनुकूलन। इसके तरह अभि का अभिमान, अभिशाप, अभिधारणा। इसके पास अप के बाद अपहरण, अपराध, अपमान होता है। इसके लास्ट सु का सुहाग, सुपुत्र, सुपति।
तो इतना 7 महत्वपूर्ण उपसर्ग है, इससे बाहर नहीं जाएगा भाई, बस आप नोट करते चलिए, ठीक है। बस इतना तैयार कर लेंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा और 3 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ से उपसर्ग के टॉपिक क्लियर हो गया ना, किसी को आपत्ति है? किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम आते हैं प्रत्यय पे। प्रत्यय पूछता है 2 नंबर के लिए, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय कितने नंबर के लिए पूछता है? 2 नंबर के लिए। चलिए देख लेते हैं। आई का प्रत्यय चतुराई चौड़ाई। त्व का प्रत्यय क्या हो जाएगा? कवित्व महत्व, ठीक है। इसके बाद पन का जो प्रत्यय होगा बचपन पागलपन लड़कपन भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आहट या हट का, ताहट का घबराहट आहट सरसराहट, ठीक है, झंझनाहट, ये सभी क्या है? प्रत्यय हैं। फिर ता का जो प्रत्यय होगा सुंदरता मधुरता, ठीक है, ये सब। फिर आवट या वट का, तो आवट या वट का सजावट लिखावट गिरावट, ठीक है, सभी हैं प्रत्यय। 7वां आइन का सेठाइन पंडिताइन जेठाइन, ये सभी क्या है? आइन के प्रत्यय हैं। तो ये 7 वेरी वेरी मोस्ट एमपी लिखा हूँ मैं, इससे बस आपको तैयार कर लेना है। यहाँ से 2 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। तो उपसर्ग भी समझ में आ गया, प्रत्यय भी क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है आपको? बताइए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पर्यायवाची शब्द, जो कि 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो मैं 10 महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द कराने वाला हूँ, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जैसा कि देख लीजिए, आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन अच्छी नेत्र होता है। जल का पर्यायवाची शब्द होता है पानी नीर और जीवन होता है। फिर इंद्र का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो देवेंद्र सुरेंद्र देवराज होता है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ गगन अंबर होता है। कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज पंकज और नीरज होता है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चांद मयंक और इंदु होता है। इसी तरह पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द वसुंधरा और धरा होता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द भागीरथी सुरसरी मंदाकिनी होता है। बादल का पर्यायवाची शब्द जलद घन मेघ होता है। और 10वां सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज और दिनकर होता है। तो 10 हमने महत्वपूर्ण आप लोगों को बता दिया पर्यायवाची शब्द, इससे बाहर एक भी पर्यायवाची शब्द नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह हम अगले टॉपिक बढ़ेंगे तत्सम तद्भव। तो इधर तत्सम है और इधर क्या है? तद्भव। हेडिंग डाल लीजिए। अछू तत्सम है, अछू का तद्भव हो जाएगा आंसू। अग्नि का तद्भव हो जाएगा आग। फिर तीसरा ओष्ठ का तद्भव ओठ हो जाएगा, ठीक है। अनाज का क्या हो जाएगा तद्भव? अन्न। कर्ण का क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। इसी तरह कर्पूर का कपूर हो जाएगा। चरण का चरण हो जाएगा। हस्त का हाथ हो जाएगा। तो 8 हमने IMP मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को तत्सम और तद्भव बता दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव क्लियर हो गया ना आप लोगों को। चलिए अब हम पढ़ते हैं समास। तो समास 2022 बोर्ड एग्जाम में 2 ही आएगा, एक द्विगु समास आएगा, दूसरा द्वंद्व समास, इससे बाहर नहीं। 2 ही समास आपको पढ़ना है, द्विगु समास द्वंद्व समास। तो उसके महत्वपूर्ण 7 हमने बता दिया यहाँ पे समास, और उसका विग्रह भी बता दिया, समास विग्रह क्लियर कर लीजिए। जैसे चौराहा का समास विग्रह हो जाएगा 4 राहों का रास्ता, ठीक है। त्रिनेत्र 3 नेत्रों का समूह। इसके बाद नवरत्न का समास विग्रह 9 रत्नों का समूह। फिर त्रिभुवन 3 भवनों का समूह। फिर पंचपात्र 5 पात्रों का समूह होता है। पाप पुण्य, तो पाप पुण्य का पाप और पुण्य हो जाता है। फिर 7वां भला बुरा का हो जाएगा भला और बुरा हो जाएगा। तो हमने समास बता दिया और उसका समास विग्रह बता दिया, बस इतना नोट करके जाइएगा, ठीक है, और आपका सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो यहाँ पे समाप्ति पे है और इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराया, इतना आप तैयार कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा अंक अर्जित करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे आपसे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।